बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टुडे यू विल लर्न अबाउट कोलॉइड्स। और आप लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं आज की वीडियो में? कोलॉइडल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, इमल्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, हाउ डू वी कैरेक्टराइज इमल्शन, then theories of emulsion, stability of emulsion, applications of emulsion, and at the end methods of emulsion preparation. तो ये सब आउटलाइंस आपको 1 by 1 प्रोवाइड की जाएंगी विद फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो बहुत इजी वर्डिंग में यहाँ पे डिटेलिंग की गई है, तो आप लोगों ने कॉपी पकड़ लेनी है और पेंसिल पकड़ लेनी है और साथ साथ नोट करना है। और अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर ही दिया है तो आपने हम पे ट्रस्ट करना है और एक जगह पे बैठ के बिल्कुल गौर से वीडियो को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। सो कोलॉइड क्या होता है? अ कोलॉइड इज़ प्राइमरीली अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात आती है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि कोई 2 चीज़ें या 3 चीज़ें मिली हुई हैं तो कोई एक चीज़ बहुत कम है और दूसरी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कोलॉइड इन विच the minute particles of one substance are dispersed in another substance। यानी कि किसी एक सब्सटेंस के minute particles disperse होंगे किसी और सब्सटेंस में। यानी कि 2 लिक्विड्स होंगे, एक लिक्विड के minute particles होंगे जो कि disperse होंगे एक अदर लिक्विड में जो कि ज़्यादा कंपोजिशन उसकी ज़्यादा होगी। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कोलॉइड का टोटल कॉन्सेप्ट क्या है। Colloid is a mixture in which one substance which has fine particles, पीछे भी बताया मैंने कि जिसके fine particles होते हैं, एक substance ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं dispersed phase यानी कि DP, mixed into an other substance जिसको हम dispersion medium कहते हैं। तो नीचे आप लोग डायग्राम में देखें, फर्स्ट वाले कंटेनर में dispersion medium है और सेकेंड वाले कंटेनर में dispersed phase है। तो हम लोग जब dispersed phase को डिस्पर्शन मीडियम में डाल देंगे तो डिस्पर्स्ड फेज के माइन्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम में स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक कोलॉइड तैयार हो जाएगा। तो होपफुली आपको कोलॉइड का बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड्स हैव अ रेंज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। यहाँ पे नैनोमीटर की बात हुई है कि उनका जो डायामीटर है it could ranges between 1 to 1000 nanometer. The solution is called colloidal dispersion. तो हम इस solution को कहेंगे colloidal dispersion because the particles of solution do not mix or settle down, क्योंकि ये बहुत minute particles होते हैं और ये suspended होते हैं हमारे dispersion medium में, ये नीचे नहीं बैठते। They are dispersed in solution. The substances which are dispersed in the solution are called the dispersed phase, and the substances in which it is dispersed is called dispersion medium. तो आपको इन दोनों टर्म्स की भी समझ आ गई होगी कि what is dispersed phase and what is dispersion medium। तो ये दोनों के मिलाने से हमारे पास कोलॉइड बन जाता है। So next हमारे पास एग्जाम्पल है एक बहुत ही डेली लाइफ की एग्जाम्पल, मिल्क। मिल्क जो है वो एक कोलॉइड होता है जिसमें 90% हमारे पास वाटर होता है और 10% फैट होता है, और फैट के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेस में होते हैं जबकि वाटर एज अ डिस्पर्शन मीडियम काम करता है। तो आप लोग यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड पे देखें, ये एक जो राउंड सी आपको नज़र आ रही है डायग्राम, इसमें जो वाटर है और वो हमारे पास 90% है, और ये जो आप लोगों को फैट के ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास है डिस्पर्स्ड फेस। तो ये हमारे पास मिल्क की एग्जाम्पल है जो कि एक कोलॉइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। कोलॉइडल सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और हर टाइप में आप लोग देखेंगे कि एक तो है सब्सटेंस, वो डिस्पर्शन मीडियम के तौर पे काम करेगा, और दूसरा डिस्पर्स्ड फेस के तौर पे काम करेगा। सो फर्स्ट यहाँ पे जो आपको टाइप नज़र आ रही है उसमें हमारे पास लिक्विड है जो कि डिस्पर्स्ड फेस में है और गैस डिस्पर्शन मीडियम में है,
और इसका अगर सिस्टम का नाम देखें तो लिक्विड एरोसोल, और कॉमन एग्जांपल्स में इसमें आ जाता है मिस्ट, क्लाउड्स या फॉग। यानी कि मिस्ट या क्लाउड में हमारे पास लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड फेस के तौर पे काम कर रहा होता है, नीचे डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है कि कम मिकदार में, और जबकि गैस जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी कि ज़्यादा मिकदार में। तो नीचे वाली जो हमारे पास टाइप है इसमें सॉलिड कम और गैस ज़्यादा, और ये डस्ट और स्मोक वगैरह में होता है। अगर आप लोग गौर करें कि सॉलिड उसमें कम होता है और गैस ज़्यादा होती है। एरोसोल भी इसकी एग्जाम्पल है, एरोसोल स्प्रेज जो होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद गैस जो है वो कम मिकदार में और लिक्विड ज़्यादा मिकदार में, और ये फॉर्म की एग्जाम्पल है, यानी कि व्हिप्ड क्रीम में अगर आपने कभी गौर किया हो तो लिक्विड ज़्यादा होता है और गैस कम होती है। और लिक्विड, अगर एक लिक्विड कम मिकदार में है और दूसरा लिक्विड ज़्यादा मिकदार में है तो वो बनाते हैं हमारे पास इमल्शन। और इमल्शन की एग्जाम्पल है हमारे पास क्रीम, मिल्क एंड मेयो। तो क्रीम में भी हमारे पास लिक्विड दो होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेस होता है और दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। इमल्शन को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बकाया टाइप्स भी देख लेते हैं। सॉलिड अगर हमारे पास कम मिकदार में हो और लिक्विड ज़्यादा मिकदार में हो तो ये हमारे पास पेंट्स, जेलीज वगैरह की एग्जाम्पल में आ जाता है, इसे हम सोल भी कहते हैं। उसके बाद गैस अगर हमारे पास कम मिकदार में हो और सॉलिड ज़्यादा मिकदार में हो तो ये मार्शमैलो की एग्जाम्पल में आ जाता है। उसके बाद लिक्विड अगर कम में हो और सॉलिड ज़्यादा हो तो बटर या चीज़ वगैरह इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास है सॉलिड अगर कम मिकदार में हो और सॉलिड ही अगर ज़्यादा मिकदार में हो, तो इस तरह के कोलॉइडल सिस्टम जैसे कि ओपल्स या सम एलॉयज, तो इस तरह के सिस्टम्स जो हैं वो कोलॉइडल सिस्टम में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास इमल्शन। मैंने आपको बताया था कि जिसमें दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड ज़्यादा मिकदार में है और दूसरा लिक्विड कम मिकदार में है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये है हमारे पास सबसे पहले इमल्शन। तो इमल्शन क्या होता है? An emulsion is a colloid of two or more immiscible liquids where one liquid contains a dispersion of the other liquids। यानी कि हमारे पास इमल्शन जो है ये कोलॉइड होता है ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल का मतलब यानी कि दो लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स नहीं होते, यानी कि उनकी नेचर ऐसी है कि वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, और हम अगर उन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दें तो वो इमल्शन बन जाता है। In other words, an emulsion is a special type of mixture made by combining two liquids that normally don't mix. The word emulsion comes from the Latin word meaning to milk. यानी कि मिल्क की हमने पीछे एग्जाम्पल ली थी कोलॉइड की, तो वो भी एक इमल्शन है जिसमें फैट हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस में था और वाटर डिस्पर्जन मीडियम में था। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ लिक्विड मिक्सचर इनटू एन इमल्शन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। यानी कि टू लिक्विड्स को अगर हम लोग मिक्स कर दें और मिक्सचर बना दें तो उसे हम इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। और क्योंकि वो दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते तो उनको मिक्स करने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ऑयल को और वाटर को मिक्स करना है तो हम लोग सर्फेक्टेंट का यूज़ करेंगे। तो आगे यानी कि सर्फेक्टेंट एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट काम करेगा। आगे हम थ्योरीज में देखेंगे डिटेल्ड में कि किस तरह से हम लोग ऑयल को और वाटर को आपस में मिक्स कर सकते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है इमल्शन की। Egg yolk is an emulsion containing the emulsifying agent lecithin। अगर हम लोग कभी अंडे को तोड़ें तो उसमें हमारे पास जर्दी और जो वाइट पार्ट होता है उसके साथ लेसिथिन भी मौजूद होती है, जो कि नेचुरल इमल्शन का एजेंट है, यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि हमारी जर्दी को और हमारे वाइट पार्ट को आपस में मिक्स करता है और हमारा अंडा कुछ इस तरह से हमें बाद में मिल जाता है। ओके जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि इमल्शंस क्या होता है, वो दो इमिसिबल लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसे इमल्शन बन जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शंस। इमल्शंस की क्लासिफिकेशन जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है सिंपल इमल्शंस, फिर दूसरी होती है मल्टीपल और तीसरी होती है माइक्रो इमल्शंस। ठीक है, सिंपल इमल्शंस की आगे से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिंपल इमल्शंस होती क्या है। सिंपल इमल्शंस बेसिकली दो लिक्विड्स को हमने जो है इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया, वो हमारे पास एक सिंपल इमल्शन बन गई। अब ये भी दो तरह की होती है, इसके आगे से दो टाइप्स होती है, एक ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल। तो हमारे पास जब ऑयल इन वाटर वाली इमल्शन है, ऑयल इन वाटर का मतलब है कि वाटर के अंदर हमने ऑयल डाला है। ठीक है, जब हम वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो हमारे पास जो ऑयल है वो तो
लेस क्वांटिटी में होगा ना, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, क्योंकि ऑयल हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, तो और हम उसको डिस्पर्स करें, यानी उसको मिक्सअप करें, अच्छी तरह मिक्स करें। तो सबसे पहले हमें वाटर लेना है, जो कि डिस्पर्शन मीडियम होगा, जिसके अंदर डिस्पर्स होंगे ऑयल के पार्टिकल्स, ठीक है। तो डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास आ जाएगा वाटर, और ऑयल जो होगा वो डिस्पर्स फेस होगा, वो फेस जिसने मीडियम के अंदर जाकर डिस्पर्स होना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है, जैसे आपके अब डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर ऑयल इस तरह स्प्रेडेड है हर जगह, और ये थोड़ी क्वांटिटी में, और वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है। अब वाटर इन ऑयल इमल्शंस में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लेना है ऑयल। ऑयल जो डिस्पर्शन मीडियम है वो है ज्यादा, तो उसके अंदर हम वाटर डालेंगे, ठीक है। वो डिस्पर्स फेस है, जब हमारा डिस्पर्स फेस उसमें जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर वो डिस्पर्स हो जाएगा, वो फैल जाएगा चारों तरफ, ठीक है। ये हमारी सिंपल इमल्शन है। इसको हम मतलब अगर हम इसकी डिस्क्रिमिनेशन करना चाहें इन दोनों में, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑयल इन वाटर वाली है, वाटर इन ऑयल वाली है। तो जो ऑयल इन वाटर वाली होती है ना, वो थोड़ी सी कम ग्रीजी होती है, यानी लेस ग्रीजी कह लें, नॉन ग्रीजी कह लें। जैसे हमारे पास मिल्क, अब मिल्क जो है वो एक एमल्शन है, यानी ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हमने बनाया होता है, ठीक है। ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, तो यानी उसके अंदर ऑयल भी है, जो ऊपर ऑयल आ जाता है हमारा, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम दूध उबालते हैं तो ऊपर ऑयल आ जाता है, तो वो उसके अंदर मिक्स तो वो एक इमल्शन है। अगर हम दूसरी तरफ ऑयल एंड वाटर वाली इमल्शन लें, वो ग्रीजी होती है। जैसे हम लोशन ले लेते हैं, अगर हम लोशन लगाते हैं स्किन पे, कोल्ड जैसे सर्दियों में, खासतौर पर सर्दियों में लोशन लगाते हैं तो वो ग्रीजी सी लुक देते हैं, वो ग्रीजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन जो है हमारे पास वो दो तरह की होती है। मल्टीपल यानी उसमें दो से ज्यादा फेजेस होते हैं, ठीक है। अब ऑयल इन वाटर इन ऑयल एक है, और वाटर इन ऑयल इन वाटर एक है। तो ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर इमल्शन को हम डिस्पर्स करते हैं अनदर ऑयल फेज में, ठीक है। ऑयल इन वाटर को डिस्पर्स करते हैं, ऑयल वाटर वाली इमल्शन को डिस्पर्स करते हैं एक और ऑयल फेज के अंदर। जैसे हमारे पास सबसे पहले ऑयल था, ठीक है, उसे हमने वाटर में डाला। अब वो वाली जो इमल्शन बनी है हमारे पास, हमने उसको उठा के एक और ऑयल के फेज में डाल दिया, ठीक है। डिस्पर्स मीडियम के अंदर डाला, ऑयल के डिस्पर्स मीडियम के अंदर। इसी तरह वाटर इन ऑयल इन वाटर वाली अगर हम देखते हैं, इस टाइप में हम क्या करते हैं, इमल्शंस जो है हमारी वाटर और ऑयल इमल्शन को हम डिस्पर्स करते हैं वाटर फेज के अंदर। उसके बाद आ जाती है हमारी माइक्रो इमल्शन। ये क्लियर होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, आप कह लें इंडिविजुअल ड्रॉपलेट डिस्पर्स, ये बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो 100 नैनोमीटर्स के होती हैं डायमीटर में, तो इसलिए ये जो इमल्शंस हैं ये बिल्कुल क्लियर होती हैं, ठीक है, हमें बिल्कुल साफ नजर आ जाती है माइक्रो इमल्शन। थर्मोडायनामिक की स्टेबल होती हैं, एनर्जी इनपुट नहीं चाहिए होता इनमें। हाउ डू वी कैरेक्टराइज इमल्शन? हम इमल्शन की खुसूसियात को किस तरह से जान सकते हैं? तो इमल्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एनालिसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ड्रॉप साइज, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर इफेक्ट। सो ये चार चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे हम लोग इमल्शन की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टेबिलिटी। Emulsion stability can be defined as the system's ability to resist changes in its physicochemical properties over time. यानी कि इमल्शन की स्टेबिलिटी एक इमल्शन की ही खसूसियत है, वो ये कि ये अपने ही अंदर एक ऐसी एबिलिटी रखती है कि जिसकी वजह से इसके अंदर यानी कि इमल्शन में कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस नहीं आते विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसी को हम कहते हैं इमल्शन की स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल इमल्शन। Emulsion stability is important in many applications including coating, food products, agriculture formulation, personal care and petroleum. जिस तरह ऊपर वाली पिक्चर में आपको क्रीम एप्लीकेशन नज़र आ रही है और नीचे वाली पिक्चर में आपको पेंट एप्लीकेशन नज़र आ रही है, तो ये वाली इमल्शंस जो हैं जब तक ठीक रहेंगी, जब तक स्टेबल रहेंगी, तब तक ये अपना काम करती रहेंगी। सो नेक्स्ट है वी कैन कैरेक्टराइज इमल्शन विद द analysis of their drop size. Most emulsions contains droplets with a mean diameter of greater than 1 micrometer. तो जो इमल्शन का साइज होता है, इमल्शन के पार्टिकल का साइज वो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। तो अब आपको एग्जांपल दूं मैं 1 माइक्रोमीटर की, तो ये आपके राइट साइड पे जो आपको ये बैक्टीरिया नजर आ रहा है, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो कि पाया जाता है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा, और इसका साइज जो है ये 1 माइक्रोमीटर के इक्वल है, यानी कि 1000 नैनोमीटर, यानी कि इतना छोटा इमल्शन का एक ड्रॉपलेट हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद इसका जो ड्रॉपलेट साइजेस है ये वेरी कर सकते हैं बिटवीन 100 टू 500 नैनोमीटर रेंज में, जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट है, जिन्हें हम नैनो इमल्शंस भी कहते हैं और जिन्हें माइक्रो इमल्शंस भी कहते हैं। वो हाईली स्टेबल होती हैं, क्लियर होती हैं। सो नेक्स्ट है वी कैन कैरेक्टराइज इमल्शन विद द हेल्प ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रियोलॉजी होता क्या है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है। स्टडी ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रेस, यानी कि किसी भी मैटर की डिफॉर्मेशन यानी कि उसका फॉर्म जो है वो डी हो जाना, चेंज हो जाना, उसकी फॉर्म चेंज हो जाना, और उसका फ्लो यानी कि वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी स्ट्रेस के अंदर आके। तो राइट साइड पे आप लोग देखें, यहाँ पे आपको एक लिक्विड का ड्रॉपलेट नजर आ रहा है और नीचे वाली जो सरफेस है उसके मुताबिक उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है, जबकि नीचे वाली डायग्राम में जैसे ही नीचे वाली सरफेस जो है वो चेंज हुई है, स्ट्रेस उसका चेंज हुआ है, तो ड्रॉपलेट का साइज, ड्रॉपलेट का डायमीटर, ड्रॉपलेट की शेप चेंज हो गई है। तो हम लोग इसे कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रेस पे फ्लो ऑफ मैटर या डिफॉर्मेशन हुई है किसी चीज की, तो ये रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। उसके बाद इमल्शन की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दिस बिहेवियर ऑफ इमल्शंस इज कंट्रोल्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस की कौन सी कंसंट्रेशन है, कितनी कंसंट्रेशन में डिस्पर्स्ड फेस जो है वो पाया जा रहा है। इसके अलावा पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल साइज क्या है। इसके अलावा विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो, यानी कि एक साइड पे हम वाटर ड्रॉपलेट लें एक ही पैलेट में और दूसरे साइड पे हम लोग ले लें हनी का ड्रॉपलेट, तो वहां से आपको अंदाजा होगा जब आप इसे टिल्ट करेंगे तो हनी का ड्रॉपलेट काफी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, यानी कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर ड्रॉपलेट। तो इसे हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेस। यहाँ पे विस्कोसिटी की बात हो रही है, कौन से किसकी विस्कोसिटी, कॉन्टिन्यूअस फेस की, और कॉन्टिन्यूअस फेस आपको पता है कि डिस्पर्शन मीडियम को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि नेचर क्या है इमल्सिफाइंग एजेंट की और कंसंट्रेशन क्या है इमल्सिफाइंग एजेंट की, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हमारी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, हमारी इमल्शन की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के एनालिसिस के लिए। नंबर 3 पे है टेम्परेचर इफेक्ट, यानी कि हम इमल्शन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय एनालिसिस ऑफ देयर टेम्परेचर इफेक्ट। ये बात बहुत समझने वाली है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और आप लोगों ने ध्यान लगा के इसको सुनना है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ पार्टिकल्स आर प्री एब्जॉर्ब टू वाटर ड्रॉप इंटरफेसेस, अगर किसी भी चीज के पार्टिकल्स कंसीडर कर लेते हैं कि ऑयल के पार्टिकल्स वाटर के ड्रॉप के इर्द गिर्द आके प्री एड्सॉर्ब हो गए, यानी कि एड्सॉर्ब होने का क्या मतलब होता है, एड्सॉर्ब होने का मतलब होता है कि वो सरफेस के अंदर तक नहीं गए, सरफेस के ऊपर ही है, यानी कि एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, उसकी सरफेस के ऊपर है। जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर की सरफेस पे आके प्री एड्सॉर्ब हो गए हैं। इंटरफेसेस का क्या मतलब होता है, जंक्शन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जो वाटर है और जो ऑयल है उसके दरमियान का जो स्पेस है ना, जो उसके दरमियान का जो स्पेस नहीं बल्कि हम कह रहे थे जहां पे वो जंक्शन हो रही है, जहां पे वो दोनों एक साइड पे ऑयल और एक साइड पे वाटर आके मिल रहे हैं, उस जंक्शन को हम लोग कह रहे हैं इंटरफेसेस। तो हम लोगों को यहाँ से पता चला कि जब एक वाटर के ड्रॉप पे इर्द गिर्द आके ऑयल के पार्टिकल्स ने प्री एड्सॉर्ब हो गए बाय इमल्सिफिकेशन एट रूम टेम्परेचर पे इमल्सिफिकेशन हुई, तो सब्सिक्वेंट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर लीड्स टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन एंड कोएल्सेंस। अब वो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज होगी सेडिमेंटेशन एंड कोएल्सेंस, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेडिमेंटेशन और कोएल्सेंस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारे पास पहले से ही इमल्शन तैयार है, इमल्शन बना हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सेडिमेंटेशन और कोएल्सेंस इंक्रीज होगा। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स इन लिक्विड मिक्सचर, यानी कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और कोएल्सेंस क्या होता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म लार्ज ड्रॉपलेट्स, यानी कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो लार्ज ड्रॉपलेट्स जो है वो बना देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मिल्क की एग्जांपल दूं, तो मिल्क को जब आप बॉयल करने के लिए रखते हैं तो क्या होता है,
सेडिमेंटेशन है कि आप बॉईल करते जा रहे हैं, कैसा स्टेज आएगा कि जब आप लोगों का दूध जो है वो बॉईल हो जाएगा, आप उसे उतार लेंगे तो उसके नीचे जब आप उस पतीली को खाली करेंगे तो उसके नीचे एक लेयर आपको नजर आएगी जो छोटे ड्रॉपलेट्स टाइप ना सॉलिड यानी कि फैट के नीचे बैठ चुके होंगे। वो आप जब वॉश करते हैं, आप लोग गर्ल्स को पता होगा कि जब वॉश करते हैं तो नीचे एक लेयर होती है पतीली में जो कि उस सेडिमेंटेशन की एग्जांपल है। और उसके बाद अगर हम लोग दूध को उतार नहीं रहे, फॉर एग्जांपल हमसे बॉईल करते जा रहे हैं तो ये कोएल्सेंस की एग्जांपल है, यानी कि तमाम फैट के मॉलिक्यूल्स अपने ही फैट के मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास चीज बन रहा है, या आपने ज़हन नशीन करना है, चीज बन रहा है। तो वाटर इवेपोरेट हुई जा रहा है, दो चीजों का इमल्शन था ना वाटर, मिल्क, दो चीजों का इमल्शन था ना मिल्क। तो एक साइड पे हमारा जो है फैट वो मिली जा रहा है और चीज बना रहा है, जबकि वाटर जो है वो अलग हो रहा है। किस तरह से अलग हो रहा है? वो इवेपोरेट हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? यानी कि वाटर और फैट का इमल्शन था मिल्क, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया और जबकि फैट जो है वो मिलके उसने चीज बना दिया। तो ये कोएल्सेंस की एग्जांपल है। छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल फैट जो है वो मर्ज हो गए, उन्होंने लार्ज ड्रॉपलेट बना दिया। एज पार्टिकल्स मेल्ट एंड डीसॉर्ब फ्रॉम इंटरफेसेस, यानी कि जो ऑयल के पार्टिकल्स थे ना, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वो ऑयल के पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू हो गए, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जब वो ऑयल के पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू हो गए तो वो इंटरफेसेस से डीसॉर्ब हो गए, यानी कि डीसॉर्ब यानी कि हट गए वाटर के इर्द गिर्द के एरिया से, यानी कि वाटर के इंटरफेस से, वाटर की सरफेस से वो ड्रॉपलेट्स जो है वो हट गए, जिसकी वजह से कोएल्सेंस हुआ। यानी कि हमारी इमल्शन स्टेबल इमल्शन नहीं रही। हमारी इमल्शन स्टेबल इमल्शन तब रहती जब हमारा जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो एब्जॉर्ब रहते, तो वो स्टेबल इमल्शन होती। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि किस तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारे पास सेडिमेंटेशन और कोएल्सेंस भी हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ये था हमारा टेम्परेचर इफेक्ट इमल्शन पे। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरीज ऑफ इमल्शन। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं इमल्शन के बारे में, लेकिन जो टॉप हैं वो दो हैं, एक मोनोमॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी और एक मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी। तो अब यहाँ पे पहली आ जाती है मोनोमॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी। इसे हम लोग बहुत सारी और थ्योरीज भी कहते हैं, जैसे कि एडजॉर्प्शन थ्योरी, ओरिएंटेड वेज थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा इसे बैकक्रॉफ्ट रूल भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये एग्जाम में सबसे पहले पूछी जाती है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने टेम्परेचर इफेक्ट आसानी से समझ लिया ना तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। If we mix oil and water while water is dispersion medium and oil is dispersed phase, then droplet of oil get dispersed in continuous phase. यानी कि अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं जबकि वाटर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है और ऑयल हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस है, यानी कि वाटर ज्यादा मिकदार में है और ऑयल कम मिकदार में है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखें कि यहाँ पे हम लोग मिक्स करना चाह रहे हैं ऑयल और वाटर को, वाटर ज्यादा है ऑयल कम है और स्पून के साथ हम उसे स्टेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा? देन ऑयल ड्रॉपलेट गेट डिस्पर्स्ड इन कॉन्टिन्यूस फेस। तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट हैं वो कॉन्टिन्यूस फेस में डिस्पर्स हो जाएंगे, बिकॉज अभी हमने इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डाला, तो इसलिए अभी इमल्शन जो है वो नहीं बन सकती। तो यही बात वो आगे कर रहा है कि then oil droplet get dispersed in continuous phase, then surface area of these droplets will increase. तो यानी कि सरफेस एरिया ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, जो ऑयल के ड्रॉपलेट है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, यानी कि कोएल्सेंस की तरफ जा रहा है हमारा सिस्टम, जबकि हमने इसे इमल्शन बनाना है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि जब सरफेस एरिया ड्रॉपलेट्स का इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? तो सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। सरफेस एरिया का तो आपको पता है ना, यानी कि कोएल्सेंस हो रही है, जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स में वापस में मिल रहे हैं और बड़ा ऐसा एक सरफेस का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि बढ़ी जा रहे हैं, जो छोटे हैं वो मिल रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं ऑयल का। तो इसे वो कह रहा है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स का, और इसी तरह सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अब सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है? यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जब ऑयल के ड्रॉपलेट्स मिलते जाएंगे तो उनकी सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो सॉलिड के साथ जो मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं वो ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मिक्स कर रहे हैं उसे। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं जब मिक्स हो रहे हैं तो स्टीयर हो रहे हैं, तो कोएल्सेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया
सॉलिड के साथ ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सॉलिड के साथ वो ज्यादा मिलने लग जाएंगे। आपको समझ आ रही है ना, सॉलिड के साथ ऑयल का जो सरफेस एरिया है, सॉलिड के साथ जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जाके, वो उनका जो एरिया है, उनकी सरफेस फ्री एनर्जी यानी कि जो सॉलिड के साथ वो मिल रहे हैं जाके, वो ज्यादा होती चली जाएगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो इसकी वजह से सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि स्टेबल होती है इमल्शन, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो गया, ये अब इमल्शन नहीं है, तो हमें इमल्शन ही तो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, टू स्टेबलाइज द सिस्टम इंटरफेशियल टेंशन शुड बी रिड्यूस्ड, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रही है, यानी कि जो एक हमारे पास इममिसिबल जो दो लिक्विड्स हैं, उनके दरमियान की जो अट्रैक्शन है, उनके दरमियान की जो फोर्सेज हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो दरमियान की फोर्सेज हैं, उन्हें हम लोग कह रहे हैं इंटरफेशियल टेंशन। यानी कि इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने से क्या मतलब होगा, यानी कि उनकी जो आपस में मिल रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनकी सरफेस टेंशन को यानी कि उनके अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, उनकी फोर्स को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वापस में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो उस चीज को करने के लिए अंदर कुछ दरमियान में लगाना पड़ेगा, यानी कि अभी उनकी फोर्सेस ज्यादा हैं, अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम दरमियान में कोई चीज रख देंगे तो उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और हम क्यों ना हम ऐसी चीज रख दें जो मिक्स कर दे दोनों को, तो यानी कि अब हमारे पास स्टेबल इमल्शन बन जाएगी। फॉर स्टेबलाइजिंग द सिस्टम वी हैव टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन, देन सर्फेक्टेंट, अब यहाँ पे सर्फेक्टेंट की बात आ रही है जो कि एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट काम करेगा। सर्फेक्टेंट कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर एंड यूज्ड टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन। अब वो कह रहे हैं कि सर्फेक्टेंट का यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि पोलर और नॉन पोलर एंड कंटेन करता है, उसके पास पोलर एंड होता है, नॉन पोलर एंड होता है, और वो रिड्यूस करेगा इंटरफेशियल टेंशन को, वो दरमियान में आ जाएगा, उसका पोलर पार्ट जाके वाटर के साथ लग जाएगा और नॉन पोलर पार्ट जो है वो जाके ऑयल के साथ लग जाएगा। सिंपल सी बात है, दरमियान में कुछ आ जाएगा और इस तरह से हमारी इमल्शन स्टेबल हो जाएगी, यानी कि हमारी इमल्शन बन जाएगी, मिक्सअप हो जाएंगे ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, सोडियम सिटीराइल सल्फेट, ये हमारे पास सर्फेक्टेंट है, इसके साइड पे पोलर एंड है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल को हम लोग कहते हैं लियोफिलिक, वाटर सॉल्युबल को हम लोग कहते हैं लियोफिलिक, और जबकि उसकी जो टेल आपको नजर आ रही है ये फैट सॉल्युबल है, इसे हम लियोफोबिक कहते हैं, ये वाटर से डरती है, इसे वाटर से फोबिया है। समझ आ रही है आपको? तो अब जो वाटर से जिसको फोबिया नहीं है, यानी कि लियोफिलिक, वो जाके वाटर के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, और जो वाटर के साथ जिसको फोबिया है ना, वो जाके ऑयल के साथ अटैच होगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह सोडियम सिटीराइल सल्फेट जब इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेगा तो हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन बन जाएगी। Surfactant containing polar and non-polar end used to reduce interfacial tension. Their polar group oriented towards water and non-polar group oriented towards oil form a monomolecular film. यानी कि हमने देखा कि जो ऑयल का है वो जाके ऑयल लविंग है, वो जाके ऑयल के साथ अटैच हो गया, जो पोलर है जो वाटर लविंग है वो जाके वाटर के साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से उन्होंने एक मोनोमोलिक्यूलर फिल्म बनाई, यानी कि एक छोटी सी लेयर बना दी वाटर के यानी कि वाटर और ऑयल के दरमियान में एक छोटी सी लेयर बना दी, मोनोमोलिक्यूलर फिल्म, इसीलिए हम लोग इसे मोनोमोलिक्यूलर फिल्म थ्योरी कह रहे हैं। ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स जो है वो डिस्पर्स हुए हुए हैं, यानी कि ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो डिस्पर्स हुए हुए हैं ना, उसके इर्द गिर्द उसने एक मोनोमोलिक्यूलर फिल्म बना दी वाटर और ऑयल के दरमियान। दिस फिल्म एक्ट एज अ बैरियर, ये एक बैरियर के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, ये एक बैरियर के तौर पर काम कर रहा है टुवर्ड्स कोइल्सेंस, जिसकी वजह से कोइल्सेंस नहीं होगी। कोइल्सेंस कब होती है? जब इंटरफेशियल टेंशन जो है वो ज्यादा हो जाए। तो हमने तो दरमियान में कुछ रख दिया, फोर्सेस अट्रैक्शन कम हो गई दोनों इमिसिबल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो कोइल्सेंस जो है वो अब नहीं होगी, तो जिसकी वजह से हमारी इमल्शन ब्रेक नहीं होगी। तो अब हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन आ गई। तो ये थी मोनोमोलिक्यूलर फिल्म और एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसे बैंकरॉफ्ट रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को जो है वो बताया था। अब जबकि आपको फर्स्ट थ्योरी समझ आ गई है तो मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म और एडजॉर्प्शन थ्योरी भी आसानी से समझ आ जाएगी। ये दूसरे नंबर पे थ्योरी है, जैसे कि मैंने बताया कि मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी भी इसे कहते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी भी इसे कहते हैं, हाइड्रेशन भी इसे कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड थ्योरी भी कहते हैं, फिशर थ्योरी भी इसे कहा जाता है। फिशर थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। There are some surfactants fall in natural category called hydrophilic polymers. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ सर्फेक्टेंट जो है वो नेचुरल कैटेगरी में पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स कहते हैं, यानी कि वाटर लविंग पॉलीमर्स,
ठीक है। तो व्हेन मिक्स इन लिक्विड, जब उन्हें लिक्विड में मिक्स किया जाता है, मेक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, तो वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बना देते हैं। क्योंकि वो वाटर लविंग है तो इसलिए वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बना देते हैं। एक तो वो है ही सरफेक्टेंट, ऊपर से उनका वाटर लविंग पार्ट है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बनाते हैं, लाइक एशिया, जेलेटिन, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल हैं जो कि नेचुरल सरफेक्टेंट हैं। तो व्हेन वी ऐड इट्स सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर पीएच इनटू ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन, मेक मल्टी मॉलिक्यूलर रिजिड फिल्म और लेयर अराउंड ऑयल ग्लोब्यूल। अब वो कह रहा है कि जब हम इनका सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर पीएच पे ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है और ऑयल कम क्वांटिटी में है, दिस थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ऑयल अगर कम में है, वाटर ज्यादा में है, तब ये थ्योरी वैलिड है। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी थी वो बोथ के लिए थी, फॉर वाटर ज्यादा हो या फॉर ऑयल ज्यादा हो, दोनों कंडीशंस में वो थ्योरी एप्लीकेबल थी। लेकिन ये थ्योरी बस हमारे पास अगर ऑयल कम में है, डिस्पर्स्ड फेस में है, वाटर ज्यादा में है, तभी वैलिड है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इसका सोल्यूशन डालेंगे एट पर्टिकुलर पीएच ऑयल इन वाटर सोल्यूशन में, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर रिजिड फिल्म बना देगा ऑयल के ग्लोब्यूल के इर्द गिर्द, ठीक है। बिकॉज सिस्टम इज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, क्योंकि सिस्टम जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, सो ऑयल ग्लोब्यूल विल ऑलमोस्ट बिहेव लाइक अ वाटर मॉलिक्यूल क्रिएटिंग अ स्टेबल इमल्शन। अब हमारे पास ऑयल है और वाटर है, हमने उसे मिक्स किया, और जब हमने उसे मिक्स किया तो हमने उसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया, किसका, नेचुरल सरफेक्टेंट का। तो उसने, अब नेचुरल सरफेक्टेंट क्योंकि वाटर लविंग है तो वो जाके इर्द गिर्द ऑयल के मॉलिक्यूल के गिर्द, क्योंकि वो वाटर लविंग है तो ऑयल के मॉलिक्यूल के गिर्द वो एक मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म जो है वो बना देगा, लेयर्स बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन जो है वो बन जाएगी। क्योंकि जो वाटर है वो एज अ उसके साथ बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि एक किसी हद तक हमें लगेगा कि ये जो हमने अंदर इसके डाला है, जो कि हमारे पास नेचुरल सरफेक्टेंट है, क्योंकि वो वाटर लविंग है, तो ऑलमोस्ट जो है वो भी एज अ वाटर बिहेव करने लग जाएंगे, नेचुरल सरफेक्टेंट। एक्ट बाय मेकिंग मीडियम विस्कस, यानी कि मीडियम को वो कह रहा है कॉन्टिन्यूस फेस यहाँ पे हमें विस्कस बनाई जाती है, ना कि हम इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं इसमें। यहाँ पे आप लोग देखें, एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे ऑयल है, उसके इर्द गिर्द उसने आके मल्टी लेयर्स बना ली हैं, बहुत सारी मल्टी लेयर्स, किसने, नेचुरल सरफेक्टेंट्स ने, और इर्द गिर्द जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट के बना ली हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास वाटर है, यानी कि ऑयल और वाटर का जहाँ पे जंक्शन हो रहा था वहां पे इसने आके मल्टी लेयर्स बना ली हैं, और ये ऑलमोस्ट बिहेव करता है वाटर की तरह का, जिसकी वजह से हमारे पास स्टेबल इमल्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है। जो ऑयल है वो बहुत कम रह जाता है और वाटर जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ऑयल की मिकदार बहुत कम रह जाती है, तो वो ऑलमोस्ट जो है ऑयल भी जो है वो मिक्सिंग की तरफ जाता है, तो यानी कि हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन बन जाती है। समझ आ रही है आपको, ऑयल बहुत कम था और वाटर ज्यादा था, और हमने जो डाला अंदर वो भी वाटर बेस्ड था, तो जिसकी वजह से ऑयल जो है वो एज अ वाटर बिहेव करने लग जाएगा, यानी बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल सेलुलोज की एग्जांपल है और नीचे जेलेटिन की एग्जांपल है। ये जो है हमारे पास नेचुरल सरफेक्टेंट है फॉर मिक्सिंग ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, अगर एक इंसान कब सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, ठीक है। अब सबसे पहले ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं जो इमल्शंस को स्टेबल होने से रोक सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी को। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्रीमिंग, फिर ये हम बाद में नाम देखेंगे, हम पहले देखते हैं क्रीमिंग को। ये ऐसा रिवर्सिबल फिनोमेना होता है जिसमें ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस कम टुगेदर, सरफेस पे सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जमा हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ऑयल इन वाटर की अगर हम क्रीमिंग देखें तो ऑयल इन, ये देखिए जिस तरह ऑयल इन वाटर की क्रीमिंग देखते हैं, ऑयल इन वाटर की क्रीमिंग में हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस जो है ऑयल वो ऊपर आ जाता है, लो डेंसिटी की वजह से वो ऊपर आ जाता है सरफेस के, ठीक है, तो वो हमारे पास अपवर्ड क्रीमिंग है। और जो हमारे पास डाउनवर्ड क्रीमिंग है, उसके जो वाटर इन ऑयल की क्रीमिंग है, वाटर जो है डिस्पर्स्ड फेज होता है वो ज्यादा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पे चले जाते हैं ऑयल के, ठीक है, वाटर ज्यादा है ना, डिस्पर्स्ड फेस जो है वाटर जो है डिस्पर्स फेस में वो डाउनवर्ड में चले जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो सेडिमेंटेशन होती है नीचे बैठ जाएंगे, जैसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स पर नीचे होते हैं पानी के, सेडिमेंटेशन हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें कोएलिसेंस की, ठीक है, कोएलिसेंस में क्या होगा, जो ऑयली पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स फेस के, ठीक है, डिस्पर्स फेस के जो ऑयली पार्टिकल्स होते हैं
वो फेज जिसने डिस्पर्स होना, तो उसके जो ऑयली पार्टिकल्स हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, एक दूसरे की तरफ अटैच होते हैं, तो वो बिग पार्टिकल्स बना देते हैं। जो ये दो लेयर्स में सेपरेट हो जाए, ऑयल एंड वाटर बिल्कुल सेपरेट हो जाए, यानी अंदर कुछ भी ना बचे, ब्रेकिंग होती है, क्रैकिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लॉक्यूलेशन। अब फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है? सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है ना, तो जो फ्री एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनकी एनर्जी कोई नहीं, बस कोई एनर्जी नहीं होती, वो क्या करते हैं, होता है कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, फ्लॉक्यूल्स टू डिक्रीज, वो क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं एक दूसरे की तरफ सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए। तो जब वो सरफेस एरिया डिक्रीज करने के लिए एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, फ्लॉक्यूल्स बना देते हैं, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर उसके बाद फेज इन्वर्जन आ जाता है हमारे पास। इमल्शन जो होता है, फेज इन्वर्जन जो होता है, वो ऐसा प्रोसेस होता है कि गलती से वाटर इन ऑयल इमल्शन और वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन जो हैं इंटर कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, एक दूसरे से चेंज हो जाए बाय मिस्टेकनली, जो बनना था वो बने ना, उसके अलावा दूसरा बन जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाटर है, तो इसमें हमने वाटर ज्यादा डाल दिया गलती से, ठीक है, ज्यादा वाटर होने की वजह से वो क्या हुआ, वो बिल्कुल चेंज हो गई उसकी स्टेट। चेंज इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं उसकी वजह से। इमल्शन जब हम बनाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाल देते हैं उसमें, यानी कुछ ऐसे एजेंट्स जो उनको बनाने में आसानी करें, उनको स्टेबल करने में काम करते हैं। तो क्या होता है उससे उससे कभी कभी उनका कलर भी चेंज हो सकता है, कभी उनकी स्मेल चेंज, कभी उनकी पीएच चेंज हो जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं ये इमल्शन को अनस्टेबल कर सकते हैं। Assalamu alaikum. This is Muhammad Talha, and the topic is preparation of colloids. We will discuss about preparations, method of colloids, types of preparation, and then applications. हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रिपरेशन इनकी पॉसिबल है, अगर वो प्रिपरेशन पॉसिबल है तो वो प्रिपरेशन कैसे होती है, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास 2 या 3 टाइप के ज्यादातर आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन मेथड एक ही फॉर्म में फॉल करते हैं, लेकिन हम इसको 2 टाइप्स में डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन मेथड और डिस्पर्शन मेथड। और जो हमारे पास डिस्पर्शन मेथड होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। इसलिए हमारे पास सबसे पहले जो टाइप आती है वो डिसइंटीग्रेशन मेथड आ जाती है, और हमारे पास कंडेंसेशन मेथड आ जाती है। थर्ड पे हमारे पास लिखा हुआ है ना पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड जो है ना वो इंटीग्रेशन मेथड यानी कि डिसइंटीग्रेशन मेथड में ही हम डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिसइंटीग्रेशन मेथड। को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 2 चीजों के बारे में फर्क आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले किसके बारे में, लियोफिलिक के बारे में और लियोफोबिक के बारे में। देखें, जो हमारे पास होते हैं ना लियोफिलिक, वो हम सिंपल बना सकते हैं शेकिंग की मदद से, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है लियोफोबिक। लियोफोबिक किस लिए होते हैं, लियोफोबिक होते हैं ऐसे जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मतलब कि जो हमारे पास डिस्पर्स फेज यानी कि डीपी और जो हमारे पास डीएम यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम जो हमारे पास होता है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और ये हार्ड टू प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है इन्हें हम लियोफोबिक कहते हैं। फोबिक वो होते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते। चलें, इसमें हमारे पास सबसे पहले द मेथड इज यूज्ड टू इम्प्लोर द प्रिपेयर कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, यानी कि ये जो मेथड होता है ये मेटल्स के लिए यूज होता है। मेटल्स हमारे पास जैसे कॉपर आ गया, गोल्ड आ गया, यानी कि उनके कोलाइड्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पर्पल कोसाइन अ कोलाइडल ऑफ गोल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, यानी कि पर्पल कोसाइन भी गोल्ड का हम इससे ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, इस मेथड को हम ब्रीडिक्स आर्क मेथड कहते हैं। हम इसको आर्क मेथड क्यों कहते हैं ये हम इस पिक्चर की मदद से हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 कंटेनर्स लिए गए हैं। एक कंटेनर में हमारे पास आइस है, एक कंटेनर में हमारे पास वाटर है, और 2 कंटेनर है। अब ये आइस हमने क्यों यूज किया है ये आपको बाद में बताऊंगा कि जी ये हमने आइस क्यों यहाँ पे यूज की है। अब देखिए, हमारे पास रोड्स दिए गए हैं। अब रोड्स एक बात याद रखनी है, जब भी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स करनी है आप लोगों ने ब्रीडिक्स आर्क मेथड की मदद से, उसमें हमारे पास जो रोड्स होंगे वो हमेशा उसी मेटल के होंगे जिस मेटल के हम कोलाइड्स बनाना चाहते हैं। आई बात की समझ नहीं है, मतलब कि जो हम रोड्स वगैरह यूज करेंगे वो उन्हीं मेटल के बने होंगे, ठीक हो गया। और इसके लिए हम KOH भी यूज करेंगे। ये KOH और आइस का रीजन मैं बताऊंगा कि हम यहाँ पे KOH और वो वाटर और आइस वगैरह हम क्यों यूज करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है, अब हमने रोड्स को पानी में डिप किया और उसमें मतलब कि हमने वोल्टेज की मदद से, काफ़ी वोल्टेज की मदद से हमने जी उसमें वो बिजली पास कराई, यानी कि हमने टेम्परेचर दिया, यानी गर्म किया हमने रोड्स को।
जब हमने उनको एक लार्ज स्केल पे हमने गर्म किया तो उनकी दरमियान आर्क पैदा हुई, यानी कि हमारे पास एक पॉजिटिव था और एक हमारे पास नेगेटिव था। जब उन दोनों के दरमियान आर्क पैदा हुई तो वो जो आर्क होगी तो वो जो हमारे पास मेटल्स या गोल्ड के फॉर एग्जांपल बने होंगे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो एवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे यानी कि वो पिघलने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास छोटी छोटी फॉर्म्स में हमारे पास पेप्टिसाइड्स बन जाएंगे, यानी बहुत बहुत छोटे छोटे साइज में हमारे पास बन जाएंगे। ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे अब एक मसला ये है कि जो वो छोटी छोटी फॉर्म में बनेंगे वो तो फिर ये होगा ना, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऊपर से वो पानी में, वो तो फिर एवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास कोलाइड बनेंगे। इसलिए हम इनके इर्द गिर्द हम आइस का यूज करते हैं। आइस इसलिए हम यूज करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा कोलाइडल बना है वो एवेपोरेट ना हो, वो यानी कि वाटर में ही रहे, यानी कि वो उड़े ना। तो वो जो वाटर होगा वो हेल्प करेगा हमें, हमारे जो कोलाइड्स बने वो एवेपोरेट ना हो और नीचे ही बैठे रहें। अब देखें यहाँ पे एक और मसला आ जाता है हमारे पास। वो मसला क्या है कि जब हमारे पेप्टिसाइड्स भी बन गए, हमारी जो आइस है उसने भी मतलब कि छोटी छोटी फॉर्म में जो एवेपोरेट नहीं होने दी, लेकिन मसला ये है ना कि जो हमारे पास छोटे छोटे वो बने हुए हैं पेप्टिसाइड्स या छोटे छोटे साइज में हमारे पास कोलाइड्स बने हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए, क्योंकि वो जुड़ने का भी खतरा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह का मसला हो सकता है। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे KOH भी हो सकता है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का तो पता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट करंट पासेज इनटू सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पासेज इनटू अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इट इज इलेक्ट्रोलाइट, वो कहलाता है। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। खैर, तो जब वो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो वो उन दोनों को आपस में मिलने नहीं देगा, यानी कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, यानी कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो उसके इर्द गिर्द नेगेटिव की प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसके इर्द गिर्द जो हमारा पेप्टिसाइड बना है या हमारा कोलाइडल बना है उसके इर्द गिर्द वो बना देगा एक लेयर, जिससे वो जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उनको आपस में मिलने नहीं देगा। होप सो। अब आर्क मेथड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों रोड्स के दरमियान आर्क पैदा होती है, इसलिए हम इसको ब्रिडिक्स आर्क मेथड कहते हैं। देन अब हमारे पास आ जाती है इसकी थोड़ी सी थ्योरी। होप सो थ्योरी आप लोग एक बार खुद ही पढ़ लेंगे, इजी लिखी हुई है, जो मैंने ऊपर आपको समझाई है सारा कुछ इसी में लिखा हुआ, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब हमारे पास आ जाता है कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड। ये जरा हम इसको एग्रीगेशन मेथड को हम केमिकल मेथड भी कहते हैं। एग्रीगेशन मेथड हमारे पास जो होता है ना, ये होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, ये हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। और ये केमिकल मेथड होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बाय डबल कंपोजिशन, रिडक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड और हाइड्रोलाइसिस आ जाता है हमारे पास। हाइड्रोलाइसिस हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डबल कंपोजिशन। डबल कंपोजिशन में हम यूज करते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड यूज करते हैं। उसके बाद हम H2S यूज करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो आर्सेनिक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3 के बराबर, और जो हमारे पास O3 का ऑक्सीडेशन होता है वो होता है -2 के बराबर, क्योंकि इसमें हमारे पास डबल कंपोजिशन में जो अमल होता है ना वो होता है आयन एक्सचेंज का। आर्सेनिक ऑक्साइड क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा H2S के साथ और वो जो आके AS2 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड बना देगा हमारे पास और प्लस H2O बना देगा, यानी कि सिंपल इसमें हमारे पास आयन एक्सचेंज होता है। आगे हमारे पास आ जाता है रिडक्शन मेथड। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो AU होता है हमारा, वो क्या बनाता है, वो खुद को ही रिडक्ट करवा लेता है। खुद को जब वो रिडक्ट करवाएगा वो हमारे पास बन जाएगा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, यानी कि वो फॉर्मिक एसिड में हमारे पास बन जाएगा, यानी कि HCHO की फॉर्म में या HCOOH की फॉर्म में खुद को वो कन्वर्ट करेगा और इसकी जो ऑक्सीडेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी +2, यानी कि जो हमारे पास आगे एक एक्व सोल्यूशन बना है वो है 3SNCl2 एक्व सोल्यूशन में बना है। और जो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास AU है वो खुद को रिडक्ट करवा रहा है, इसलिए AU आगे हमारे पास +2 AU हमारे पास 0 आ जाएगा और प्लस 3SNCl4 जो बनेगा उसकी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +4 आ जाएगी। इसलिए ये खुद को एक रिडक्शन मेथड की मदद से, और यहाँ पे हमारा जो मतलब कि कोलाइडल है वो तैयार है 3SNCl2 की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है जी ऑक्सीडेशन। इसमें हम Br2 या SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, किसके साथ, H2S के साथ हम यूज करते हैं। Br को भी आप यूज कर सकते हैं और SO2 को भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो हमारा बनता है H2S की, हमें पता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -2 होती है। अब ये जब सल्फर डाइऑक्साइड H2S के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, हमारे पास हमारा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, कोलाइडल बन जाएगा S सल्फर की फॉर्म में और +2 HBr बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हमारे पास
इसकी फोर्थ फॉर्म आ जाती है, यानी कि फोर्थ मेथड आ जाता है केमिकल मेथड्स में। इसमें हमारे पास बाय हाइड्रोलाइसिस की मदद से हम करते हैं। इसमें हमारे पास फेरिक फेरिक Fe को हम यूज करते हैं, FeCl3 को हम यूज करते हैं, फिर फेरिक को यूज करते हैं और प्लस 3H2O को हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास ये हमारा आगे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो Fe इंटू OH3 यानी OH3 हमारे पास बन जाएगा, यानी फेलिक बन जाएगा हमारे पास, और 3HCl बन जाएगा हमारे पास। मतलब कि हमारा जो Fe इंटू OH3 लिखा हुआ है ये हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बन गया, यानी कि फेलिक की फॉर्म में बन गया, और जो दूसरा था वो HCl की फॉर्म में रिलीज हो गया। अब हमारे पास पेप्टाइजेशन का अमल आ जाता है, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेशन का है तो ये इजी है, जरा ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें ये बहुत सिंपल है। इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर डाल देना है, पीपीटी डाल देनी है और इलेक्ट्रोलाइट डाल देनी है। अच्छे से हिलाना है हमने थोड़ी देर के लिए, और हमारा कोलाइडल सोल्यूशन तैयार है, सिंपल। लेकिन इसके लिए एक हमें कंडीशन है, जो हमारा पीपीटी तैयार होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए। हमारा जो पीपीटी तैयार होना वो फ्रेश फॉर्म में हो। अगर वो फ्रेश फॉर्म में नहीं होगा तो हमारा कोलाइडल तैयार नहीं होगा। सिंपल वर्डिंग में हमने वाटर लेना है, पीपीटी लेनी है और इलेक्ट्रोलाइट डालना है, तीनों को आपस में शेक करना और हमारा कोलाइडल तैयार, सिंपल। अब हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं, इंशाल्लाह एप्लीकेशंस आपको समझ आ जाएंगी। एप्लीकेशंस में हम इसे मेडिसिन में हम काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। मेडिसिन में यूज़ करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम यूज़ करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या, जो हमारे पास वाटर प्योर नहीं होता उसमें हम एलम डालते हैं, क्योंकि एलम एक खुद क्या कहते हैं पेप्टिसाइड है, जब वो यानी कि कोलाइडल है। जब हम उसको एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, इम्प्योर वाटर के साथ जब हम उसको मिलाते हैं तो एलम उसके साथ रिएक्ट करके वाटर को प्योर फॉर्म में कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स में हम यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा को। जब देखें हमारे जो रिवर्स हैं, रिवर्स का तो आपको पता ही होगा, जो समुद्र में जाती हैं, जब वो समुद्र में जाती हैं, अच्छा, रिवर की जो क्ले होती है ना वो कोलाइडल पार्टिकल्स होती हैं, और वो किस में जाती हैं, सी में जाती है। और आपको पता है सी में NaCl भी है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक हो गया। जब ये NaCl यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स इन यानी कि क्ले के साथ मिलते हैं, तो ये इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, किनकी प्रोटेक्टिव लेयर, जो हमारे पास रिवर की क्ले होती है उनकी प्रोटेक्टिव लेयर, या फिर जो हम उनके जो साइंस यानी कि जो उनके चार्जेस होते हैं वो उनको खत्म कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो पीपीटी बन जाता है वो नीचे बैठ जाता है। रिवर के जो क्ले होता है वो जाके इसीलिए तो नीचे बैठ जाता है, इसलिए हम इसको डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कहते हैं। स्मोक प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेन में यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रेन सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ, वो एरिया जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती, लाइक दुबई वगैरह, वहाँ पे काफी हद तक यही आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। उसमें जी क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह में जाते हैं और वो जी इलेक्ट्रोलाइट्स की बुछार कर देते हैं, किन पे जी, क्लाउड्स पे। तो वो जो क्लाउड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो जिससे एक दूसरे के साथ मिलते हैं क्लाउड्स एक दूसरे के करीब आते हैं, और जिसकी मदद से हमारे पास बारिश होने लग जाती है। सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ। स्मोक स्क्रीन में यूज करते हैं हम, रबर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास टैनिंग में हम यूज करते हैं। टैनिंग क्या होता है, जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो खाले हमारे पास जो हम यूज करते हैं, खाले वगैरह, ठीक है, उन खालों वगैरह को हम मजबूत करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यानी कि हम इसको रबर कह दिए लेदर इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। टैनिंग का यहाँ पे ये मतलब है, यानी कि हम इसको लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और ये मतलब कि खालों वगैरह को या लेदर टाइप की चीजों को जो हम सख्त सर्दियों में चीजें पहनते हैं, वो पहले तो आपको पता ही है ना, जानवरों की खालों से तैयार हम करते हैं। लेकिन इसी तरह जब वो कोलाइड्स को या फिर इनके साथ मिलाते हैं हम, तो उनको वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक हो गया, जिससे हम ये जो कपड़े लेदर के पहनते हैं, जैकेट्स लेदर की जो पहनते हैं, तो वो हमें सर्दी से बचाते हैं। होप सो आपको सारी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।